देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो करंट के बारे में पढ़ा था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने चार्ज कैरियर की बात करी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ठीक है, इसके बाद करंट की बात करी। ठीक, करंट में हमने दो तरह के करंट पढ़े, एक कांस्टेंट करंट और एक वेरिएबल करंट। ठीक है, और इसके बेस पर दो क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड चार्ज फ्रॉम ग्राफ। मान लो आपके पास ग्राफ गिवन है, किसका किसका, करंट और टाइम का, करंट और टाइम का। उससे पूछेगा चार्ज की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, या मान लो आपके पास चार्ज और टाइम का ग्राफ गिवन है, बोलेगा करंट की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने करंट का जो फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला पढ़ा वेरिएबल करंट के लिए, वो पढ़ा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये लिख रहा है, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी बाई डी टी का मल्टीप्लाई कर दो उधर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये किसके बराबर हो सकता है, हो सकता है क्यू इक्वल टू आई इंटीग्रेशन डी। कोई समस्या यहां तक समझ में आया। ठीक, अब जो 11 में बच्चे पढ़े थे उनको एक कंसेप्ट सिखाया था, समझना। ठीक है, उसी कंसेप्ट पे वैल्यू तुमको अपने आप समझ में आएगी, जो नहीं पढ़े थे वो ध्यान देंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, ये जब भी डिवाइड में कुछ होता है तो हम इससे बोलते हैं कुछ क्वांटिटी डिवाइडेड है कुछ क्वांटिटी से। इसका मीनिंग क्या है अभी समझाते हैं मीनिंग तुमको। देखो, कुछ डिवाइडेड बाय कुछ। ठीक, कुछ डिवाइडेड बाय कुछ, यानी कोई क्वांटिटी डिवाइड है किससे, कोई क्वांटिटी से। जब दो क्वांटिटी डिवाइड में हो, ठीक, तो इसको रिलेट कराते हैं हम स्लोप। स्लोप किसके बराबर, एम, स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, भैया देखो, कुछ डिवाइडेड बाय कुछ, कुछ डिवाइडेड बाय कुछ। जब ये कुछ डिवाइडेड बाय कुछ के फॉर्म में मिल जाए, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन के। किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन के। कंसेप्ट दिमाग में बैठा। कहीं भी, ये यही नहीं लगाना, कहीं भी तुमको अगर ग्राफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ग्राफ, ठीक है, और किसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, तो देखना है कि डिवाइड में आ रहा है क्या। अगर कुछ डिवाइडेड बाय कुछ है तो वो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ लाइन। क्या बनेगा, स्लोप ऑफ लाइन। क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां समझ में आया, ये जो कुछ क्वांटिटी मतलब चार्ज है, कुछ क्वांटिटी मतलब टाइम है, इनका जो प्रोडक्ट सॉरी डिवीजन है वो किसके बराबर है, करंट के। और ये किसके बराबर हो सकता है, स्लोप ऑफ लाइन के। यानी अगर आपको ग्राफ गिवन है चार्ज और टाइम का, उससे करंट निकालना है, तो करंट किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन या ग्राफ, ग्राफ का स्लोप निकाल दो, वो क्या किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर। किसके बराबर आएगा बेटा, करंट। जर्नल तुम्हें तरीका बताया है, ये कंसेप्ट कहीं भी लग रहा हो, कोई भी क्वांटिटी डिवाइडेड हो किसी क्वांटिटी से, तो जो स्लोप आएगा वही क्वांटिटी के बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा, क्वांटिटी के। एक एग्जांपल और समझाते हैं, जैसे क्लास 11 में चलते हैं। देखो, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है, ग्राफ, और तुम्हें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो इसी कंसेप्ट को देखो लगाओ, कुछ डिवाइडेड बाय कुछ, कुछ डिवाइडेड बाय कुछ। इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें, क्योंकि कुछ डिवाइडेड बाय कुछ है, तो कुछ डिवाइडेड बाय कुछ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये किसके बराबर, tan थीटा। tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें, तो वो स्लोप किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के। और याद करो, ग्राफ जो तुमने पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। क्लियर हो गया।
क्या करना है, अगर तुम्हारे पास स्लोप गिवन है या ग्राफ गिवन है चार्ज और टाइम का, करंट निकालना है तो उसका स्लोप निकाल दो। क्या निकाल दो, स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई डाउट, समझ में आया? अच्छा, अब इसको थोड़ा समझना, देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। एग्जाम्पल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। सिर्फ समझो, कंसेप्ट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ कैसा भी आए, यही नहीं, ये कंसेप्ट तुम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, ग्राफ कैसा भी आए इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो, तो अभी नहीं, यहीं पे नहीं, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें समझा रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, पढ़ा है ना? अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले जरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आया ना, पक्का? अब 11 में चलो यही उठाओ, यही यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारे पास स्लोप दे रखा है, सॉरी ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम का, ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम का, उससे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, v इक्वल टू ए इंटू पी, ए इंटू पी। कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो जब आप क्या कर रहे हो, किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है, एरिया। किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी क्वांटिटी से तो क्या निकल के आ रहा है, एरिया। किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे किसी क्वांटिटी से तो क्या निकल के आएगा, एरिया। यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया फाइंड करोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, वेलोसिटी। क्या निकल के आएगा, ये कंसेप्ट यही नहीं लगाना, तुमको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, ये बात समझ में आई? अब जरा ऊपर चलो, क्या लिखा है, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो अपने को क्या दिखा यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है कुछ क्वांटिटी से। जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा भाई, कंसेप्ट क्या दिमाग में बैठा, किसके बराबर होगा, एरिया। किसके बराबर होगा, एरिया। मतलब अगर हमें चार्ज निकालना है और दे रखा है क्या, करंट और टाइम का ग्राफ, करंट एंड टाइम का ग्राफ, तो क्या करना होगा, हमें निकालना होगा एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। बैठा दिमाग में, ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा। चेक करना है तुम्हें, ग्राफ से वैल्यू फाइंड करनी है तो चेक करो कि वो जो वैल्यू है कुछ डिवाइडेड बाय कुछ है, तो स्लोप निकाल दो। जो स्लोप आएगा वो जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसके बराबर है। ठीक, और अगर तुम्हें ग्राफ से वैल्यू निकालनी है, चेक करो क्या वो मल्टीप्लीकेशन है क्या, कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कुछ क्वांटिटी, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा क्या दे रहा है, एरिया। तो उस ग्राफ का एरिया निकाल दो तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। ठीक, यहां पर क्या करना है, अगर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम निकल के आ रहा है, हमें करंट निकालना है तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम कर दो, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, क्या निकल के आएगा, स्लोप। स्लोप किसके बराबर होगा, करंट की। स्लोप किसके बराबर, करंट। कोई डाउट, समझ में आ गया, कंसेप्ट दिमाग में बैठा? ठीक, 11 में भी इस्तेमाल कर सकते थे इसको और 12th में तो भरपूर इस्तेमाल करो इसको, कंसेप्ट बैठा लो बस दिमाग में। ठीक, नोट कर लो उसको। फिर अगला 2015 में आया हुआ एक बोर्ड का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है बेटा, figure shows a plot of current I and the through the cross section area of the wire over a time interval 10 second. Find the amount of charge that flow through the wire during this time period. यानी 10 सेकंड में इस वायर से कितना करंट कितना चार्ज फ्लो किया ये फाइंड आउट करना है, और करंट और टाइम ग्राफ गिवन है, करंट एंड टाइम ग्राफ गिवन है। तो भाई देखो चार्ज निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T।
यहां से चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई टी। क्या हो गया, आई टी। अभी देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कुछ मल्टीप्लाई बाय कुछ। और अभी पीछे ये कंसेप्ट पढ़ाया कि जब भी तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई बाय कुछ लिखा हो तो तुम्हें क्या निकालना है, एरिया। ये जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज के। किसके बराबर होगा, चार्ज के। कंसेप्ट बैठा दिमाग में, तो निकालते हैं चार्ज। तो चार्ज Q इक्वल टू एरिया अंडर आई टी ग्राफ। ग्राफ के अंदर का जो एरिया है बेटा वो कैसा दिख रहा है तुमको, देखो दो साइड पैरेलल है और दो साइड पैरेलल नहीं है, तो ऐसा फिगर क्या कहलाता है, रोम्बस, है ना। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक काम करते हैं, नेमिंग दे दे पहले, ये ओ, ये ए, ये बी, ये डी, और इसको बोल देते हैं सी। गायब हो गया, अच्छा सॉरी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी। क्या, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी दिख रही है, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है ना, ये ओ हो गया हमारा। तो पैरेलल साइड है ए बी प्लस ओ सी इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। हाइट क्या दिख रही है, या तो ए डी ले लो या तो बी सी, दोनों ही हाइट है। तो क्या लिखते हैं, ए डी। हाफ इंटू ए बी कितना है बेटा, देखो ए बी, ये तक 5, ये 10। तो अगर मैं इतनी वैल्यू चाहिए तो क्या कर दें, 10 में से 5 माइनस कर तो क्या आया 5। ए सी की, ए बी की वैल्यू क्या है 5। फिर ओ सी कितना है, ओ से सी कितना है बेटा 10 इंटू ए डी। देखो ए डी कितना होगा, ऐसे चलो, ऐसे ए डी पैरेलल टू करंट, और करंट की वैल्यू 5 के बराबर, किसके बराबर 5 के बराबर, तो हो गया 5। 1/2 इंटू ये कितना हो गया 15 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 75 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करो भाई जरा इसको, देखो 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते तो 3, फिर कितना बचा 15 यानी 7, फिर बचा 1 0.5, कितना आया 37.5। और हम निकालना है चार्ज, क्या निकालना है चार्ज, तो चार्ज की यूनिट कूलाम। 37.5 कूलाम चार्ज 10 सेकंड में इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर जाएगा फॉर 10 सेकंड। कोई डाउट, समझ में आ गया, किस कंसेप्ट पे, जो पीछे तुम्हें ग्राफ वाला कंसेप्ट समझाया, इसी के बेस पे तुमको सॉल्व करना है। क्या करना है, कोई भी दे रखा हो ग्राफ, पहले तुम उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। क्या निकालना था हमको, जैसे यहाँ पर चार्ज निकालना था, तो हमें करंट का फॉर्मूला पता है, चार्ज, चार्ज और टाइम के टर्म में। तो करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ से चार्ज निकालना है, तो आई इंटू टी। जब ये इस फॉर्मेट में लिखा तो अपने को समझ में आ गया कुछ इंटू कुछ। और ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर कुछ इंटू कुछ है तो हमेशा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एरिया के। मान लो अगर यहीं पे ये होता टाइम और चार्ज, टाइम और चार्ज, तो देखो क्या होता क्यू अपॉन टी, कोई क्वांटिटी डिवाइडेड है किसी क्वांटिटी से, तो क्या निकालते बेटा हम लोग, स्लो, क्या निकालते स्लो। कोई डाउट, समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन आएगा करंट चार्ज निकालना तो निकाल लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, हम कंडक्टर की मैकेनिक्स को समझेंगे जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं की है, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तब, ठीक, समझना। इसके एक कंसेप्ट समझो पहले। मान लो बेटा ये कंडक्टर है, लेट ये एक वायर है, ठीक, ये वायर है, वायर है तो क्या होगा, इसके एटम्स भी होंगे, क्या होंगे एटम्स। ये क्या है, ये न्यूक्लियस, और ये क्या है ऑर्बिट्स है। अब इलेक्ट्रॉन अगर, अगर इस कंडक्टर को बेटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, तो क्या होगा एनर्जी मिलेगी। अब हमने ये भी पढ़ा है अच्छा कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री स्टेट में मूव करते हैं, इनको हम नाम देते हैं क्या, फ्री
इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट टर्म पे समझाया था हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री है किससे, न्यूक्लियस से। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस एटम पे भी तो चार्ज आएगा, क्या चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास इससे ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कौन हैवियर है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या है, लेस हैवियर, मतलब उसका मास क्या होगा, कम होगा। ठीक, अच्छा आगे समझो। अब इस कंडक्टर के अंदर एक एटम की तो बात करिए, ऐसे क्या होंगे, ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी कहानी इन्होंने समझी थी, 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होंगे, यानी इसके पर मीटर क्यूब वॉल्यूम पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका नंबर क्या है 10 की पावर 28। ठीक, ऐसे क्या होंगे हमारे पास, ये हैवियर पॉजिटिव आयंस भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है तो ये कहाँ जाएंगे, इनका मोशन कैसा होगा, ये क्या कर रहे होंगे इसके अंदर, उसकी बात करेंगे। ठीक, समझना क्या करना है इसके अंदर बेटा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब इस कंडक्टर को हम रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और यूज करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, पूरी कहानी समझो पीछे क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भाई एक वायर तुम मार्केट से खरीद के लेके आए, मान लो ये वायर लेके आए, क्या इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है क्या, अभी भी नहीं ना। जब तक कोई सर्किट से आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक करंट क्या फ्लो करती है, नहीं। लेकिन पीछे कंसेप्ट क्या पड़ा, कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मीटर क्यूब पर कितने, भैया इलेक्ट्रॉन है तो रैंडम मोशन करेंगे, मतलब फ्री स्टेट में ना तो कहीं भी मूव करेंगे, अगर कहीं भी मूव करें तो करंट फ्लो करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट होगा ना, बस उसी कंसेप्ट को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक, समझो आगे कहानी। तो क्या हुआ, जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनका मास क्या है एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयंस क्या है, कम है, ये एनर्जी गेन करेगा, मास कम होगा तो एनर्जी क्या करेगा, ज्यादा गेन करेगा, एनर्जी मास रिलेशन से, एनर्जी मास रिलेशन से। ठीक, अच्छा कैसे, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम इक्वल टू ई अपॉन, मास कम है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, मास कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जैसे एनर्जी गेन किया तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर फ्री स्टेट में मूव करेगा भाई, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये एनर्जी गेन करके मूव करना चाहा, जैसे ही आगे गया तो भैया कोई तो ऐसा तो नहीं कि फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में मतलब इस कंडक्टर के अंदर केवल एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है ना, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भाई, लाखों करोड़ों अरबों, बोल सकते हैं ना इसको 10 की पावर 28, करोड़ों अरबों बोलते हैं। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही ये एनर्जी गेन करके मूव करना चाहेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पाथ में आएगा जिससे ये टकराएगा, टकराएगा, अब ये यू वेलोसिटी से गया मान लो, टकराने के बाद हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर ही चला जाए, हो सकता है इधर जाए, तो किधर भी मूव कर सकता है, किधर भी मूव कर सकता है। अगर ये किधर भी मूव करेगा तो कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी वो कैसी है बेटा, रैंडम है, कैसी है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन दिख रही है क्या, इसका मतलब ये इसकी क्या है, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। ठीक, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब में, ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे एज अ रूम टेम्परेचर, और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट या कह सकते हैं एवरेज जो वैल्यू होगी इनकी स्पीड की वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होगी, समझ रहा हूँ, 10 की पावर 5, मतलब इसको लिख सकते हैं कितना, मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से एक फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, कहा, रूम टेम्परेचर पर, इतनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा। क्या स्पीड कम है क्या भाई, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो समझ रहे हो ना कितनी तेज भागेगा, है ना, और उतनी ही तेजी से टकराएगा दूसरे से, उतनी ही तेजी से उसकी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी।
क्योंकि ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है और लगातार टकरा कर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब समझना। तो ये भैया अपने पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है ड्यू टू किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, और कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कौन रैंडम मोशन कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब उनको हम रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे तब। ठीक, अच्छा। जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो मान लिया ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी इनिशियल, क्योंकि ये क्या हुआ, जब आप रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे। किसको गेन करेंगे? थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी गेन करके मूव कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे थर्मली गेन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? थर्मली गेन वेलोसिटी। मतलब थर्मल एनर्जी से इन्होंने एनर्जी गेन की और उनकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, मान लिया कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी है? u1। दूसरे वाले की बेटा u2। तीसरे वाले की u3। इसी तरह nth इलेक्ट्रॉन की un। nth इलेक्ट्रॉन की un। समझ में आ गया ना? क्या किया? कंडक्टर को हम लेके आए हैं रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करके रैंडम मोशन करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये थर्मल एनर्जी गेन कर रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? थर्मल वेलोसिटी। कोई डाउट तो नहीं? हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अच्छा। और समझो ये कहानी थोड़ा सा इसी चीज को। अब ध्यान से देखो बेटा, करंट के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो करंट के बारे में पढ़ा था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, वही क्या है? करंट के बराबर है। किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर गया वो क्या है? करंट। इसके बराबर करंट। ठीक है, तो रैंडम वेलोसिटी हो रही है, रैंडम मोशन हो रहा है, तो माना क्यू चार्ज इधर मूव किया और क्यू चार्ज इधर मूव किया विथ वेलोसिटी u। विथ वेलोसिटी u, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। और कुछ चार्ज इधर मूव किया, क्यू चार्ज इधर और क्यू चार्ज इधर विथ वेलोसिटी u। बताओ ये जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या आएगी? इधर ये पॉजिटिव इधर ये नेगेटिव, टोटल क्या हो गया? जीरो। टोटल क्या हो गया? तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी? यू नेट क्या आएगा बेटा? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। इसी को हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। यू एवरेज दैट इज नोन एज एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यू एवरेज। एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un और डिवाइडेड बाय n। अब इसमें क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी निकालें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ होगी और बहुत सारे के इधर। बोलते हैं एवरेज मान लो 10 है, लेट कंसीडर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इधर जा रहे हैं 5 इधर जा रहे हैं विथ वेलोसिटी u। विथ वेलोसिटी u, तो बताओ नेट वेलोसिटी क्या हुई? क्या हुई? इसका मतलब ये वाली नेट वेलोसिटी क्या आएगी? v एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक वो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। कहानी समझ में आई? कोई डाउट? समझ में आ गया? अच्छा, तो यहीं से कहानी ये आ गई अपने को समझ में कि एवरेज चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो। देखो यहाँ समझाया हमने, क्या समझाया? एवरेज चार्ज की वैल्यू, क्यू चार्ज इधर जा रहा है क्यू उधर जा रहा है, तो एवरेज चार्ज क्या हो गया? जीरो। एवरेज चार्ज क्या हो गया? जीरो। जब एवरेज चार्ज हो गया जीरो तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो क्यू अपॉन टी क्या हुआ? जीरो। यानी करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो। ये सारी कहानी कब बात कर रहे हैं? हमने जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं की है, वायर लेके आए ना, वायर को हमने किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो। एवरेज चार्ज क्या होगा? जीरो।
एवरेज चार्ज जीरो, तो करंट की वैल्यू क्या है? जीरो। यानी जो वायर खरीद के लाए हो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ये कहानी समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा मीन फ्री पाथ। इसकी कहानी समझते ये क्या है। देखो, अब हमने ये समझा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, थर्मल एनर्जी, तो वो मूव करेगा रैंडम वेलोसिटी या वेलोसिटी से। मान लो ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने वेलोसिटी सभी गेन करेंगे, लेकिन इसकी एक की बात कर रहे हैं। इसने एनर्जी गेन की, वेलोसिटी बढ़ी, इधर भागा, टकराया, मान लो ये U1 से गया, ठीक। फिर इसके बाद इससे टकराएगा, टकरा के जाकर फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, हो सकता है जाके इससे टकरा जाए, तो कहीं भी मूव कर रहा है ना। हमने तो बोला इधर टकरा रहा है, अब मान लो इधर ना टकरा के इधर टकरा जाए, जा करके कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक। यानी इसका जो मोशन है वो रैंडम है। पहली बात तो क्लियर हो गई हमको, रैंडम मोशन है। आगे समझो बेटा क्या समझाना चाह रहे हैं तुमको हम। देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन कर रहा है, ठीक है। एक बार इधर टकराया, फिर टकराया जाके इधर, और फिर इधर चला गया ना। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। समझो, दो सक्सेसिव कोलिजन में एक इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस चल रहा है, इसको नाम देंगे क्या? फ्री पाथ। फ्री पाथ क्यों बोला? बाउंडेड है क्या कि यहीं चलेगा? हो सकता है वो यहां से ऐसे चले, हो सकता है ये जाए फिर ये आए, बाउंडेड नहीं है, कहीं भी जा सकता है ना, तभी इसको नाम दिया गया फ्री। और पाथ क्यों? क्योंकि चल रहा है तो पाथ हो गया फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस चलेगा उसे बोलेंगे फ्री पाथ। अब ये बताओ, क्या कंडक्टर के अंदर दो सक्सेसिव कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा? नहीं, वो भी क्या करेगा? रैंडम मोशन। तो ऐसे दो दो करके कई सारे मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्री पाथ। उन सबका मीन निकाल लो, वही क्या कहलाएगा बेटा? मीन फ्री पाथ। फिर से कहानी समझो। एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करके, थर्मल एनर्जी गेन करके अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, तो तेजी से मूव करेगा विद वेलोसिटी दिस। अब जब मूव कर रहा है तो उस रास्ते में और कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिससे वो टकराएगा। दो सक्सेसिव कोलिजन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो क्या है? फ्री पाथ के बराबर। किसके बराबर? फ्री पाथ। अब ऐसा तो नहीं दो कोलिजन करने के बाद शांत बैठ जाएगा, अभी भी वो क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है। इसका मतलब फिर वो और कोलिजन करेगा। तो ऐसे कई सारे फ्री पाथ आएंगे, उन सबका जब मीन निकालोगे तो उसको क्या नाम देंगे? मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलो, तो मीन फ्री पाथ क्या है समझ में आ गया ना, ठीक। नेक्स्ट बेटा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, अब ये क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, पहले यहां से गया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया। हम मान रहे हैं हो सकता है पहले इससे टकराए, हो सकता है पहले इससे टकराए, कहीं भी मूव कर सकता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में इसको टाइम लगा। क्या लगा? टाइम लगा, ठीक है। ऐसे अगले दो सक्सेसिव कोलिजन में भी टाइम लगेगा, ऐसे दो अगले सक्सेसिव कोलिजन में टाइम लगेगा, ठीक। तो ये जो टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसी को क्या नाम देते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा? ये अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -9 सेकेंड के आसपास होता है। समझ सकते हो, 1 नैनो सेकेंड। कितना? 1 नैनो सेकेंड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव किया ना V1 वेलोसिटी से, जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इसका जो टाइम है वो कितना है? समझ सकते हो, जो रिएक्शन टाइम है वो कितना बड़ा है? 10 की पावर -9 सेकेंड, मतलब 0.00000 कितने जीरो? 8 जीरो लगा दो और 1 लिख दो, सेकेंड, ठीक है। यानी एक सेकेंड के अंदर का कितना पार्ट? एक सेकेंड के अंदर कितना पार्ट? 1/10 की पावर 9 सेकेंड। क्लियर? तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लग रहा है, इसी को क्या नाम देंगे बेटा हम? रिलैक्सेशन
टाइम, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁹ सेकेंड। क्या होगी 10⁻⁹ सेकेंड। ये सारी कहानी कब पढ़ रहे हैं, जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं की है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाइड करना स्टार्ट कर दें, मान लो ये कंडक्टर है अपने पास, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं की है तो नेट करंट की वैल्यू कितनी है 0। पीछे निकाल के दिखाया, नेट करंट की वैल्यू कितनी थी बेटा 0। ठीक, जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं की है। अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर दें तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करेगी, ऐसे मानेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो होगा क्या, देखो जरा ध्यान से, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी, ये जो वायर का पीस लिया था इसके एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, जिसका वोल्टेज कितना है V है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की E। अब हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कितना होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। फर्क कितना है, फर्क ये है कि अगर डायरेक्शन के साथ देखो तो इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस, पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को खींचेगा किधर की ओर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो किसी एक चार्ज पर हम फोर्स देख लेते हैं, इधर की ओर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रहा है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, करेगा ना, खींचेगा। और किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। पहले मान लो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब फोर्स लगाया, फोर्स लगाया अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, खींच रहे अपनी तरफ तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसको कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू एम ए किसके बराबर, F अपॉन एम। हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन गेन करेगा ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, और ये जो एफ होगा वो कौन सा फोर्स होगा, ये वाला एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ स्ट्रेट मोशन भी करेगा। तो ये रैंडम मोशन कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन ये है, ये कहीं इस इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराएगा, मान लो u1 वेलोसिटी से मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भागना चाहेगा यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे काम कर रही है इसको खींचेगी किधर, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा था इधर की ओर, ठीक, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये भागेगा किधर, इधर की ओर। तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। u1 वेलोसिटी बन गई क्या, v1 वेलोसिटी, ठीक। फिर जाकर के सामने, ऐसा तो नहीं फ्री स्पेस मिल गया, सामने एक इलेक्ट्रॉन आया उससे टकराया, अब ये भागना चाह रहा था किधर, इस तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी और ये भागेगा किधर, आएगा थोड़ा सा इधर भागेगा फिर भागेगा इधर की ओर। समझ आया ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन टकराया ऐसे जाकर के, ऐसे भागना चाह रहा था, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिला, वो भागेगा किधर, इधर की ओर, ठीक। तो एक रैंडम मोशन के साथ साथ उसका एक स्ट्रेट मोशन दिखेगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, कुछ टाइम बाद फिर यहाँ दिखाई देगा। तो क्या दिख रहा है, देखो रैंडम भी दिख रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ रही है, आ रही है ना, पक्का, पक्का। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे,
सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो क्या होगा, देखो हर एक कंडीशन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर ये जो वेलोसिटी गेन कर रहा है इसका एवरेज निकाल लें, इसी वेलोसिटी को नाम देते हैं बेटा हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं? अब समझ में आया क्यों इतना सारी कहानी तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रैंडम मोशन हो रहा है, नेट वेलोसिटी जीरो, तो नेट करंट जीरो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ऐसा क्या हुआ कि करंट फ्लो करने लगी, तो क्या हुआ, रैंडम मोशन के साथ साथ उसको एक स्ट्रेट वेलोसिटी मिलने लगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, और इसकी वजह से इस वायर में, इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो अगर हम वेलोसिटीज निकाल के उनका एवरेज निकाल लें, तो वो जो एवरेज निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? अगला जो कंसेप्ट है उसमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इस ईयर भी आया था। ठीक, चलो कुछ नोट करने लायक लिख रहा हो तो नोट कर लो, जैसे ये फॉर्मूला है नोट कर लो, करंट की वैल्यू नोट कर लो, ये जरूर डाल लेना इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे पॉइंट क्लियर है ना? बढ़े आगे? ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्या बनेगा, जरा इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करना होगा फॉर्मूला। ठीक है, मान लो कि पहले सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम को बेटा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉर्क नहीं है। थर्ड चैप्टर के अंदर ये टाउ है, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। और ये एवरेज वैल्यू है। मान लिया पहला जो टाइम लग रहा है फर्स्ट कोलिजन में कितना है, टाउ वन। सेकेंड कोलिजन में जो टाइम लगा वो कितना हो गया, टाउ टू। तीसरे में टाउ थ्री। चौथे कोलिजन में, ऐसे nth कोलिजन में कितना टाइम लगा, टाउ वन। अब इसका एवरेज निकालोगे तो वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एवरेज जब भी निकालना हो, क्लास 10th वाला कंसेप्ट, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम की। ठीक, बढ़े आगे। तो अगला जो पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला फिर से मिलेगा भी इस डेरिवेशन के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, देखो हमें निकालना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, यानी एक बराबर एक्सेलरेशन को गेन करेगा और मूव करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब उन वेलोसिटीज का अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो किसके बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, अच्छा समझना ध्यान से अब इस कहानी को। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया। अभी हमने बैटरी सेल के बारे में नहीं पढ़ा, तो हमें नहीं पता ये बैटरी है कि सेल, ये एक्सटर्नल सोर्स है ये पता है। और जो बड़ी लाइन होगी उसको पॉजिटिव, जो छोटी लाइन है उसको नेगेटिव लिखना है। ठीक, तो पोटेंशियल कितना अप्लाइड किया, V। इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स कितना होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि जो लगने वाला जो फोर्स मिल रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में मिलेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को यही फोर्स मिलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब Q इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू क्या रखे, 1। तो Q की जगह क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये कोई समस्या तो नहीं बेटा, समझ में आ गया? आगे समझो क्या करना है। अब ये जो फोर्स है हर एक इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। एक्सेलरेशन कहां से निकाले, अकॉर्डिंग टू न्यूटन
सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास होगा और फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा F इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में लगाना भैया है, F इक्वल टू F अपॉन एम, ठीक। अच्छा F कितना निकाला, तो ये जो फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, माइनस ई ई, देखो यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। बताओ कोई समस्या तो नहीं। इतना एक्सेलरेशन हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर अवेलेबल है वो एक्सपीरियंस करेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इस फोर्स के, इस एक्सेलरेशन के अंडर, फोर्स के अंडर ये इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, बट डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी। ये बात समझ में आई, ठीक है। इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, मान लिया जब हमने कंडक्टर्स को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज, थर्मल वेलोसिटीज ये बताया आपको हमने, कितना है, u1, u2, u3 एंड un, ठीक। अब हमने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है, तो भैया एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो अब वेलोसिटी गेन क्या कर लिया, गेन इन वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, v1 कॉमा v2 कॉमा v3 एंड vn। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। मान लो एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन से टकराया फिर दूसरे टकराया, उसमें जो टाइम लग रहा है वो है रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट टू कोलिजन टाउ 1, फिर टकराएगा टाउ 2, फिर टकराएगा टाउ 3। अच्छा समझना जरा ध्यान से, v1 कैसे निकालेंगे बेटा, देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज कब हो रही है, जब कोलिजन हो रहा है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में भी टाइम होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो वेलोसिटी हो रही है u1 से v1, मान लिया टाइम लग रहा है टाउ 1, टाइम कितना लग रहा है, टाउ 1। हर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, इक्वल टू, अभी ए मानो कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, ए। तो क्या है, वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। इसको देख करके कोई इक्वेशन आ रही है क्या, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन दिमाग में, वेलोसिटी में चेंज, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, u v a t किसी क्वेश्चन में आता है भाई, v इक्वल टू यू प्लस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v1 वेक्टर फॉर्म में लिखना भाई, u1 प्लस ए टाउ 1, इस पे वेक्टर लगेगा क्या, टाइम है, टाइम क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम की कोई डायरेक्शन है क्या, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। अच्छा इसी तरह से सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, प्लस ए टाउ 2। इसी तरह थर्ड की निकाले तो क्या हो जाएगा बेटा, u3 प्लस ए टाउ 3। और इसी तरह से अगर हम nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो गेन हो रही है वो निकाले, तो हो गया un प्लस ए टाउ n। बताओ कोई समस्या तो नहीं, ये वेलोसिटी में गेन आया, ठीक है। अब इन वेलोसिटी का अगर एवरेज निकाल लोगे तो किसके बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसके बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, वी एवरेज, एवरेज जब भी बात करनी है तो कैसे निकालेंगे बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn, कितनी ऑब्जर्वेशन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाय n।
अब V1 V2 जो निकाला है ना, उसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो V एवरेज इक्वल टू V1 क्या निकाला, U1 प्लस A टाउ 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2। अच्छा, इसको स्किप कर रहे हैं, ऐसे ही तो आएगा टर्म ना, तो प्लस Vn यानी UN प्लस A टाउ n और डिवाइडेड बाय n। बताओ कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक, स्टेप क्लियर बिल्कुल है ना। आगे देखो क्या करना है, अभी ब्रैकेट हटाने हैं, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट हटा के हम ऐसा कर रहे हैं, u वाले सारे टर्म एक साथ, a वाले सारे टर्म एक साथ। देखो ऐसे लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3। अच्छा 3 जब हटा ही दिया तो यहाँ से स्किप कर दे रहे, पता है ये n तक समझाएगा, प्लस un और सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट में सारे u वाली वैल्यू लिख दी, ठीक। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगी, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस, है ना। तो इसको कैसे लिख दे, सब में a कॉमन दिख रहा है, a को बाहर निकाल लो, तो हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n, और पूरे की डिवाइड क्या हो गया n। स्टेप समझते चलना, कोई डाउट हो तो बताना, ठीक। अच्छा ये n का मतलब क्या है, ये n इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी। भैया अगर ऐसे लिखा है 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो 3 के डिवाइड में भी है और 4 के डिवाइड में भी है, यही तो मतलब है ना। और यहाँ भी देखो ये लिखा है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 2, तो ये इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, V एवरेज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN डिवाइडेड बाय n, एक ब्रैकेट में अलग कर दिया, प्लस a को बाहर ही रखो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n, और ये डिवाइडेड है किसके, n। कोई समस्या तो नहीं। और देखो इसकी वैल्यू कुछ निकाली थी थोड़ी देर पहले, क्या निकाली थी, देखो कुछ निकाला था, कहाँ निकाला था भाई, ये रहा देखो, कितनी थी वैल्यू, कितनी थी वैल्यू, 0, कितनी थी 0। तो 0 अगर हम यहाँ रख दें तो देखो क्या आएगा, V एवरेज, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, एवरेज थर्मल थर्मल वेलोसिटी प्लस A, और बेटा ये क्या हो गया, ये डिवाइडेड बाय n क्या हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। तो इसको हम केवल क्या बोल दें, टाउ, क्या बोल दे टाउ। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अच्छा अब एक एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला है एक्सेलरेशन, देखो ये तो निकाला है, ये वैल्यू कहाँ रख दे हम, यहाँ पे, तो रखोगे तो क्या आएगा देखो, V एवरेज वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर फॉर्म में लिखना, अपॉन में m, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है टाउ, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है टाउ, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, V एवरेज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन m। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी उतनी ज्यादा गेन करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता तो वेलोसिटी क्या होती, कम। मास तो कांस्टेंट है ना, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कैसे करता है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये दिखेगा, दूसरा फॉर्मूला देखो बेटा, थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं पहले। मान लो ये कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है कैपिटल ए, ठीक। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल, वायर की लेंथ कितनी है एल।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कितनी अप्लाई की है, कितनी अप्लाई की, ई, ई एल और वी के बीच में एक फॉर्मूला पड़ा है, v इक्वल टू ई, सॉरी, ई इक्वल टू वी अपॉन डी पढ़ा था, और डी जगह क्या है, एल। मैं देखो हमने क्या समझाना चाह रहे हैं, वहां पे डिस्टेंस पड़ा था, अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से चल के यहां तक आना है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था v इक्वल टू वी बाई डी, लेकिन डी किसके बराबर, यहाँ पर एल के बराबर, किसके बराबर, एल। तो ई किसके बराबर, बी बाई एल के। अगर ये वैल्यू यहां इस्तेमाल कर दें तो देखो एक फॉर्मूला हमें और दिखेगा, वी एवरेज इक्वल टू माइनस ई वी टाउ अपॉन, देखो वी ई की जगह पर वी बाई एल लिख रहे हैं, तो यहाँ तो वी आ जाएगा डिवाइड में एल, तो एम एल, ठीक। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितनी ज्यादा हो गए, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो उसके पाथ पे ऑब्स्टिकल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ऑब्स्टिकल भी क्या आएगा, ज्यादा। तो क्या वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर पाएगा, नहीं, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी उसकी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, आप नोट कर लो उसको। क्या देखा, इस फॉर्मूले में आ रहा है रिलैक्सेशन टाइम, क्या आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम इस फॉर्मूले में जो आ रहा है वी डी, अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, नॉर्मल लिख रहे हैं, ई वी और टाउ अपॉन एम एल, यानी वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। अब ये टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, उसकी बात करेंगे, समझना बेटा किस पे डिपेंड करता है। देखो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक, जैसे ही इसको हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आए इसको, तो क्या किया इसने, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने थर्मल एनर्जी गेन की, और उस एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज कर रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस टेम्परेचर, इसका, इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी और गेन करेगा, और एनर्जी गेन करेगा तो उसको यूटिलाइज करेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा गेन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर वेलोसिटी बढ़ी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो अब जो कोलिजन का टाइम है वो बढ़ेगा कि घटेगा, भाई एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, पहले मान लो ये 10 की पावर -9 सेकंड में टकरा रहा था, तो अब टकराएगा 10 की पावर -14 सेकंड, क्यों, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, वेलोसिटी बढ़ गई, तो टकराने का जो, ये जो टकराने का टाइम है वो घट जाएगा ना, टकराने का टाइम क्या हो जाएगा, जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लग रहा था, अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रिजल्ट क्या मिला कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसका मतलब और भी टेम्परेचर घटाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। तो इससे क्या रिलेशन निकला कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। और कहानी यहां से क्या क्लियर हुई कि वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, सो वीडी is directly proportional to tau but inversely proportional to टेम्परेचर। इसी की कहानी हमें रेजिस्टेंस में पढ़नी है, कैसे किसी कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे घटेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, घटेगी कैसे, घटेगी इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा था, वेलोसिटी का अपोज हो रहा है, इसी अपोजिंग फोर्स को नाम क्या देंगे आगे हम, रेजिस्टेंस, क्या नाम देंगे। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। ये कंसेप्ट है रिलैक्सेशन टाइम का, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है, इसको भी नोट कर लो सी के आगे नीचे, ये आगे काम आएगा जब हम लोग रेजिस्टेंस या फिर बात करें ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक।